क्या अमेरिका ने भारत की चिंताओं को नज़रअंदाज किया? क्या पाकिस्तान फिर से दुनिया के लिए ज़रूरी मध्यस्थ बनता दिख रहा है? और क्या भारत ने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, अमेरिका से नज़दीकी और वैश्विक फैसलों की मेज़ पर अपनी जगह को लेकर कुछ गलत अनुमान लगाए हैं? ये सवाल पूछे हैं 16 जून को अमिताभ मट्टू ने, जो कि रणनीतिक मामलों के जानकार हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। मट्टू अपने लेख में चेतावनी देते हैं कि जो आज जीतता दिखता है ज़रूरी नहीं कि इतिहास में भी वही जीते। वो कहते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत का दावा कर सकते हैं, बंदूकें खामोश हो सकती हैं, बाजार स्थिर हो सकते हैं, खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले तेल के जहाज अब बारूदी सुरंगों जैसे खतरों से बचकर रास्ता तलाशने को मजबूर नहीं होंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन जिन बुनियादी दरारों ने इस संकट को जन्म दिया है वे आज भी जस की तस मौजूद हैं। मसलन ईरान की महत्वाकांक्षाएं और उसके क्षेत्रीय सहयोगी, इजराइल की कमजोरियां और उसकी सुरक्षा चिंताएं, खाड़ी क्षेत्र की अस्थिरता और डोनाल्ड ट्रंप का अति आत्मविश्वास। हम गौर से देखें तो पाएंगे कि लेबनान आज भी अस्थिर है, हिजबुल्लाह का भविष्य अब भी अधर में है, इजराइल अपनी कार्रवाई की स्वतंत्रता छोड़ने को तैयार नहीं है और परमाणु मुद्दा भी हल नहीं हुआ है, उसे सिर्फ फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। जहां समाधान होना चाहिए था वहां अब सिर्फ 60 दिनों की मोहलत है। सीज फायर इन सभी समस्याओं को कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन इनमें से किसी का जवाब नहीं देता और न ही ये दूसरे देशों को अपने निष्कर्ष निकालने से रोक सकता है। वे प्रतिरोध की क्षमता, परमाणु हथियारों और उनकी उपयोगिता को लेकर अपने अपने सबक निकालेंगे। और यहीं पर पहला सवाल सामने आता है, क्या अमेरिका ने भारत की चिंताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है? भारत को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता होनी चाहिए। पिछले 2 दशक से नई दिल्ली ने वॉशिंगटन में भावनात्मक, राजनीतिक और रणनीतिक निवेश किया है, इस भरोसे के साथ कि जब सचमुच ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका इस रिश्ते की गहराई को याद रखेगा और ये भी याद रखेगा कि वैश्विक फैसलों की सबसे ऊंची मेज़ पर भारत की हिस्सेदारी क्या है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। भारतीय नाविक खतरे में रहे, संघर्ष बढ़ने के साथ भारतीयों की जान जोखिम में पड़ी, कुछ की जानें गई भी, भारतीय व्यापार प्रभावित हुआ, और वो भी ऐसे वक्त में जब हमारी अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार पर बहुत निर्भर है। खाड़ी में बसे लाखों भारतीयों की रोजी रोटी भी अनिश्चितता में पड़ गई। लेकिन इनमें से किसी भी बात ने डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया से संचालित सोच को प्रभावित नहीं किया है। अब जब अमेरिका इस विराम की शर्तें तय कर रहा था तो उसने किसका रुख किया? इस्लामाबाद का, उसी सत्तातंत्र का जो 4 दशक से भारत के खिलाफ आतंकवाद से जुड़ा रहा है। उसे अमेरिकी नीति निर्माण में अचानक केंद्रीय महत्व मिल गया। अमेरिका ने नहीं सोचा कि दिल्ली में इसका क्या संदेश जाएगा। विरोधी आपकी परवाह नहीं कर रहे। अमेरिका भारत का दोस्त है, लेकिन वो दोस्त जो कमरे में आपकी मौजूदगी को नोटिस करना बंद कर दे, अंत में किसी विरोधी से ज्यादा चोट पहुंचाता है, क्योंकि कमजोरी आक्रामकता को न्योता देती है और ये इंडिफरेंस यानी उदासीनता उसे बिना किसी चुनौती के बढ़ने देती है। इसके बाद एक और सवाल है कि क्या पाकिस्तान फिर से दुनिया के लिए एक ज़रूरी मध्यस्थ बनता दिख रहा है? हमने खुद को इस सोच के साथ बहुत सहज कर लिया है कि पाकिस्तान एक असफल होता हुआ देश है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, बड़े कर्ज में डूबा हुआ है और भारत से लगातार पीछे छूट रहा है। ईरान संकट ने पाकिस्तान की अप्रासंगिकता के इस भ्रम को तोड़ दिया है। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने लंबे समय से अराजकता को अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया है और वही आज ऐसा मध्यस्थ बन गया है जिससे बात करने के लिए दुनिया के विदेश मंत्रालय उत्सुक नजर आते हैं। ये भारत के लिए कोई पल भर की शर्मिंदगी नहीं है, ये गंभीर और लॉन्ग टर्म खतरा है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। तीसरा और सबसे कठिन सवाल, क्या भारत ने अमेरिका से नज़दीकी को लेकर गलत अनुमान लगाए हैं? ये भारत को खुद से पूछना होगा और बार बार पूछना होगा। हिंदुस्तान की एक बड़ी ताकत ये रही है कि उसने अलग अलग खेमों में एक साथ दोस्तियां बनाए रखी। वो तेहरान और तेल अवीव, रियाद और वॉशिंगटन से एक साथ बात कर सकता था, बिना किसी सफाई या शर्त के। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कभी कोई नारा नहीं था, रणनीतिक स्वायत्तता। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी यानी किसी देश की ये क्षमता कि वो विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े फैसले अपने हितों के हिसाब से ले, बिना किसी दूसरे देश के दबाव में आए। ये अपने विकल्प खुले रखने की कला थी, खासकर ऐसी दुनिया में जो शायद ही कभी भारत की प्राथमिकताओं के मुताबिक चलती हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये मानना शुरू कर दिया कि कुछ देशों के साथ दोस्ती अपने आप दूसरे देशों पर हमारा प्रभाव भी बढ़ा देगी।
लेकिन ईरान संकट ने इसके उलट सबक दिया है। नज़दीकी का मतलब प्रभाव नहीं होता, पहुंच असर के बराबर नहीं होती और किसी मंच पर दिखाई देना भी ताकत में नहीं बदलता, जब तक सामने वाला देश उस रिश्ते को महत्व देकर उसके आधार पर कदम उठाने को तैयार ना हो। लंबे समय से पश्चिम एशिया हमारे लिए सिर्फ तेल का स्रोत था। आज वहां दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादियों में से एक रहती है। वहीं से भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी रेमिटेंस मिलती है। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है और इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भी बहुत अहम क्षेत्र है। इसलिए पश्चिम एशिया में अस्थिरता कोई दूर की समस्या नहीं है, उसका असर सीधे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर पड़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी दुनिया के बाकी देशों के साथ भारत के पैसे के लेन देन का पूरा हिसाब। तो पश्चिम एशिया में अस्थिरता का असर खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों पर पड़ेगा और पड़ेगा हमारे ऊर्जा बिल पर। बहुत धूमधाम से घोषित की गई जीतें अक्सर वक्त के साथ कड़वी हो जाती हैं। इस संकट की बड़ी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है और भारत को इसमें अपनी हिस्सेदारी तलाशनी है। ये वाक्य, ये विचार थे अमिताभ मट्टू के, प्रोफेसर अमिताभ मट्टू के। क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको लगता है कि ये तर्क दुरुस्त हैं, वैचारिकी का इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का ये अभियान दुरुस्त है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी माध्यम पर हैं हमारे साथ जुड़ें। आपका साथ हमारी शक्ति है और आपकी आलोचना हमारी निगहबानी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी, ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।